लेक्चर में हमने रेजिस्टर के सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन देखे थे। आज हम रेजिस्टर के कुछ अलग कनेक्शन देखेंगे। भाई आज हमें कुछ बहुत नवा नहीं करना है। भाई हमने जो चीज़ कैपेसिटर के समय की थी ना, अगर आपको याद हो तो हमने एक पोटेंशियल मेथड यूज़ की थी, हमने एक इनफाइनाइट यूज़ किया था, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था कैपेसिटर को लेके। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम रहेगा, बस अब कैपेसिटर के बदले रेजिस्टर आ जाएगा। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। भाई पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल मेथड। भाई अगर आपको याद हो तो हमने क्या देखा था कैपेसिटर के समय में, चलो मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। भाई हमारे पास यहाँ पे 3 रेजिस्टर है, R, R, R। अब भाई फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए। अरे सर ये तो बहुत इजी है, तीनों सीरीज में है, तीनों को ऐड कर दो, R प्लस R प्लस R। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई यहां से एक वायर जा रही है इधर और यहां से एक वायर जा रही है इधर। अब भाई ऐसा कनेक्शन है तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। देखो बच्चा लोग, एक्चुअली ये सीरीज पैरेलल ही है, बट हमें दिखता नहीं है, हमें समझ नहीं आता कि यार कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे पोटेंशियल मेथड यूज करेंगे। हमने क्या सीखा था कि अगर वायर के बीच में कोई भी घोड़ा ऊंट हाथी नहीं आएगा तो पोटेंशियल उतना का उतना रहेगा। घोड़ा ऊंट हाथी का मतलब है रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। अगर कुछ भी नहीं आ रहा, वायर प्लेन है, कोरी है, तो पोटेंशियल सेम होगा। भाई चलिए मैं A पे V पोटेंशियल ले लेता हूं और B पे 0 पोटेंशियल ले लेता हूं। तो भाई ये यहाँ पे V हो जाएगा और ये करते 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 ये भी V हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा और ये करते 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 ये भी 0 हो जाएगा। मतलब मैं देख रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी नोड्स, आई विल यूज द वर्ड नाउ नोड। नोड का मतलब है जहां पे ये वायर जॉइंट हो रही है, जिधर ये वायर जॉइंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, नोड। जितने भी नोड है सब जगह 2 ही पोटेंशियल है, या तो 0 या तो V। चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक A है, एक B है, इसका V पोटेंशियल है, इसका 0 है। जो फंडा, जो कॉन्सेप्ट हमने कैपेसिटर के समय समझा था, वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। भाई ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में है, V और 0 के बीच में, तो मैं इसको V और 0 के बीच में लगा देता हूँ। ठीक है, चलो इसको R1, R2, R3 बोल देता हूँ। तीनों का रेजिस्टेंस सेम है R अभी के लिए, तो ये R1 V और 0 के बीच में। भाई R2 किसके बीच में है, अगेन 0 और V के बीच में। हमने क्या पढ़ा था कि पैरेलल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, यही हमने पढ़ा था। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गया। तो भाई लोग हमने क्या कर दिया, इसको पैरेलल में ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या चीज हो गई, भाई ये किसके बीच में है, अगेन V और 0 के बीच में, तो ये भी हो जाएगा पैरेलल। तीनों रेजिस्टर V और 0 के बीच में है। इसको R2 ले लेते हैं, इसको R3 ले लेते हैं, तीनों पैरेलल आ गया। पैरेलल में हम क्या करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। भाई तीनों की वैल्यू कितनी है, R। अश्विनी बाद में करो। तो ये क्या हो जाएगा, 3/R। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा, R/3। अब यहां से एक बड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं कि अगर पैरेलल में सेम मैग्नीट्यूड हो, अगर पैरेलल कनेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड हो, वैल्यू सेम हो, तो आप डायरेक्टली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/n कर सकते हो। n का मतलब जितने रेजिस्टर होंगे, यहाँ पे कितने रेजिस्टर है, 1 2 3, तो देखो R/3 आ गया। जितने रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे और अगर उनकी वैल्यू सेम है, तो हाँ बेटा ये कब यूज होगा, जब वैल्यू सेम होगी। अगर वैल्यू अलग अलग है फिर तो ये एक तरीका है। ठीक है, बहुत इजी था।
भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ भाई देखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉइंट को ले लिया ए, ये पॉइंट को ले लिया बी। क्वेश्चन अभी भी वही का वही, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सबकी वैल्यू आर है। सबकी वैल्यू आर है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अभी के लिए R1, R2, R3, R4, R5 और R6 ले लेता हूं। सबकी वैल्यू अभी के लिए कितनी ली है हमने? सेम आर। ओके, क्या करेंगे भाई? इसको V पोटेंशियल, इसको 0 पोटेंशियल, तो इधर हो जाएगा V, इधर हो जाएगा 0। अब ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई भी वायर बिना रेजिस्टर के नहीं, देखो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो बीच में रेजिस्टर, यहाँ से जाता हूँ तो बीच में रेजिस्टर, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। अब क्या करें भाई? इस पॉइंट पे कितना रेजिस्टर होगा पता नहीं, इस पॉइंट पे कितना रेजिस्टर होगा पता नहीं। तो भाई हमने कैपेसिटर के टर्म्स में भी देखा था कि अगर पता नहीं है तो उसको x और y ले लेते हैं। इधर का पोटेंशियल x, इधर का पोटेंशियल y। तो अब क्या हो गया? हमारे पास कितने पोटेंशियल आ गए? यही ड्रॉ कर देता हूं, a b x y, 4 पोटेंशियल, तो चारों को मैंने कनेक्ट कर दिया। ये v, ये 0। अब चारों कहां कनेक्टेड है? जरा ध्यान से देखो, इसकी बात करो, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं, तो ये कहां कनेक्टेड है? V और 0 के बीच में। सो ये मैंने ले लिया V और 0 के बीच में। R4, ये कौन सा है? R4। अब R1 की बात करो, R1 किसके बीच में कनेक्टेड है? X और V के बीच में, तो ये मैंने कर दिया X और V के बीच में। R2 किधर कनेक्टेड है? X और Y के बीच में, है ना? तो भाई ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, अब ये कहां कनेक्टेड है? R3 Y और 0 के बीच में, सो ये आ गया Y और 0। R1, R2, R3, R4 सब हो गया। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, थोड़ा इसमें करेक्शन है। ये क्वेश्चन वैलिड है लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा बिकॉज अभी तक हमने व्हीटस्टोन पढ़ा नहीं है, तो वो व्हीटस्टोन जब पढ़ेंगे तब ये सेम क्वेश्चन मैं उस समय रिपीट करूंगा। भाई ये प्लेन वायर है, जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस किए हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के टॉपिक पे सॉल्व होता था, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब देखो भाई, अब ये वायर हमने प्लेन कर दी है, यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं है, सो जो पोटेंशियल इधर होगा अब वही पोटेंशियल इधर हो जाएगा, जो पोटेंशियल इधर होगा वही पोटेंशियल इधर हो जाएगा। अब ये बहुत बड़ा चेंजेस करेगा। देखो हमारे पास अब दो ही पोटेंशियल है, V और 0, ठीक है? इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल 0। चलिए रीनंबरिंग कर देवे, R1, R2, R3, R4। सबसे पहले R1 की बात करते हैं। चलिए R1 किसके बीच में है? 0 और V के बीच में। R2 किसके बीच में है? वापस 0 और V के बीच में। R1, R2। R3 किसके बीच में है? वापस 0 और V के बीच में। आहा भाई किसके बीच में है? वापस 0 और V के बीच में। R1, R2, R3। R4 किसके बीच में है? देखो वापस 0 और V के बीच में, है ना? ये R3 या R4। इसका मतलब बच्चा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि चारों के चार कैसे हो गए?
पैरेलल हो गए और चारों की वैल्यू सेम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R बाय N मैंने बताया था आपको, R/4। तो ये आ गया आपका आंसर, सिंपल। अब आपको इसकी जो वैल्यू दी हो 10, 12, 14, 0.5, 0.8 जो भी वैल्यू दी हो उसको रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर देता हूं। क्या चेंज कर देता हूं? यहां पे एक और रेजिस्टर डाल देता हूं, सिमिलरली यहां पे भी एक और रेजिस्टर डाल देता हूं, इसको नाम दे देता हूं R5, इसको नाम देता हूं R6। सबकी वैल्यू अभी भी सेम है। तो अब क्या होगा भाई, R1 और R2 तो ऐसे ही रहेंगे, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अब क्या R3 और R6 एक ही लाइन में आ रहे, मतलब R3 और R6 दोनों को मिला के अगर बोलो ये दोनों किसके बीच में है, 0 और V के बीच में, तो भाई क्या अब कुछ ऐसा चेंजेस हो जाएगा, R3 एंड R6 भाई ये दोनों 0 और V के बीच में दोनों हैं, तो मैंने दोनों को 0 और V के बीच में ड्रॉ कर दिया। पहले क्या था, एक ही था, अब दोनों आ गए। सिमिलरली R4 और R5 भी ऐसे ही है, देखो ये दोनों रेशियो किसके बीच में है, 0 और V के बीच में। इसका मतलब यहां पे चेंजेस आ जाएगा कुछ ऐसा, R4 R5। तो बच्चा लोग अब देखो, अब क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और बाकी जो चार आ जाएंगे वो पैरेलल में। तो भाई सबकी वैल्यू क्या है, R है सबकी वैल्यू। अब सीरीज में क्या होता है, डायरेक्टली एडिशन, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू भी R, इसकी वैल्यू भी R प्लस R 2R, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R, और वापस R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, अब ये चारों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में हमें हम कर सकते हैं 1 अपॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 2R। भाई इस बार सबकी वैल्यू सेम नहीं है, तो वो R अपॉन N वाली फॉर्मूला इधर नहीं चलेगी। वो R अपॉन N कब चलता था, जब चारों सेम। यहाँ पे चारों सेम नहीं है, देखो ये 2R है और ये R है, वैल्यू अलग अलग है। तो भाई वैल्यू अलग है तो टेंशन थोड़ा ना लेनी, ये वाली फॉर्मूला तो है ही ना हमारे पास। सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, सो 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2R, ये हो जाएगा 6R बाय 2। तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन, सॉरी एक मिनट सर, 6 बाय 2R, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन R। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R बाय 3। ठीक है बच्चा लोग, लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। बच्चा लोग ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, सो वीडियो पॉज करो, अपने आप करो, फिर हम यहाँ पे देखना। ये A है, ये B। भाई देखिए इसका पोटेंशियल V ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल 0 ले लेते हैं। इधर 0 है तो यहाँ भी 0, इधर भी 0, ये इधर भी 0। अब प्रॉब्लम ये है कि यार ये जो रेजिस्टर है वो ये वाले नोड और ये वाले नोड के बीच में है। इसका पोटेंशियल तो पता है 0, लेकिन इसका तो पता ही नहीं है। और भाई इधर V है तो बीच में रेजिस्टर है, तो इधर V नहीं हो सकता। भाई जब हमें पोटेंशियल नहीं पता होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी x। हम क्या करेंगे, इसके बीच का पोटेंशियल x ले लेंगे। तो भाई हमारे पास कितने पोटेंशियल हो गए यहाँ पे, एक V हो गया, एक x हो गया, एक 0, एक x और एक V। 0 और V तो पता है भाई, और x जो है हमने एज्यूम कर लिया। चलिए अब शुरू हो जाते हैं।
भाई ये वाला पोटेंशियल, ये वाला किसके बीच में है? 0 और x के बीच में। तो ये आ गया 0 और x। डन। सर a को हमने b लिया है ना? क्या a को b लिया है? मतलब सर वो v वहां पे वहां पे a के पास 0 लिख दिया है। a का पोटेंशियल b लिया हुआ है, b का पोटेंशियल 0 लिया हुआ है। तो ये 0 वहां पे a का पोटेंशियल 0 लिख दिया है ना। अच्छा, अरे यार वो तो चल जाएगा। चलो एक काम करते हैं ना बेटा, यहाँ पे b कर देते हैं, इधर a कर देते हैं। नाम में क्या रखा है भाई? शेक्सपियर ने बोला नाम में क्या रखा है? जस्ट किडिंग, नाम में बहुत कुछ रखा है भाई, यहाँ पे नेम में बहुत कुछ रखा है। चलिए ठीक है, ये वाला 0 और x के बीच में, ये वाला वापस 0 और x के बीच में, तो ये भी हो गया। ये वाला x और v के बीच में, भाई देखो ये वाला रजिस्टर किधर है? x और v के बीच में, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया x और v के बीच में, इसकी भी कहानी हो गई। ये वाला किसके बीच में है? x और 0 के बीच में, फिर से x और 0 के बीच में है। तो लो भाई कहानी खत्म, चारों रजिस्टर को ड्रॉ कर दिया। अब कितना आसान हो गया, ये तीनों पैरेलल, इसका जो भी आंसर आएगा वो सीरीज में। और अब सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे ये तीनों की सेम है, तो क्या इसको मैं r डैश बोल दूं? इन तीनों को मिला के r डैश बोल देता हूँ, इसको r बोल देता हूँ। तो बच्चा लोग r डैश क्या हो जाएगा? हमने देखा था ना कि अगर पैरेलल हो और सेम हो, इक्वल वैल्यू हो, तो r बाय n यानी कि r बाय 3 आ जाएगा। सो ये r बाय 3 और ये r इक्विवेलेंट, दोनों का एडिशन। r डैश कितना है? r बाय 3। ये कितना है? r। एलसीएम लो, अच्छा सॉरी सही किया है, हाँ ठीक है। सो 3 + 1 4r बाय 3। तो यही हमारा आंसर था, मैंने ये आंसर पहले भी कहा था। भाई समझ आ रहा है? अगर पोटेंशियल नहीं गिवन है तो उसको आप ले लो अपनी मर्जी से। ओके, कुछ पूछने बेटे यहाँ पे, कोई डाउट? आप सर ये फिर से समझाओ जो आपने किया था जिसका। अब बच्चा लोग ये हमारा फिगर है, हमको इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट पोटेंशियल, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है। तो भाई चलिए A का हम ले लेते हैं V, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल 0। अब प्रॉब्लम ये है कि A के चारों तरफ और B के चारों तरफ R है, इसका मतलब इसका ना ही 0 होगा ना ही V होगा। अब भाई ये नोड भी हमारे लिए जरूरी है, ये नोड भी। क्यों भाई? ये भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये इधर कनेक्ट हो रहा है, ये इधर कनेक्ट हो रहा है। सो पोटेंशियल जानना जरूरी है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको ले लो x, इसको ले लो y। अब चलो शुरू हो जाओ। कितने पोटेंशियल हुए? 4 पोटेंशियल, 0, x, y एंड v। भाई 4 पोटेंशियल हो तो आप चारों को इस तरीके से डिजाइन करके रख दो, ठीक है? या एक काम करते, चलो ये कंफ्यूजन क्रिएट करना है ना, तो 0 x y v एक लाइन में लिख दो बस, तो हमारा कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएगा, जो भी था सब हट जाएगा। अब देखिए मैं पहले इसकी बात करता हूं, ये किसके बीच में कनेक्टेड है? v और y के बीच में, v और y के बीच में, ठीक है? इसका काम हो गया। ये किसके बीच में कनेक्टेड है? x और v के बीच में, तो ये आ जाएगा x और v के बीच में। ये भी हो गया। ये किसके बीच में कनेक्टेड है? 0 और v के बीच में, 0 और v के बीच में, ये भी हो गया। ये किधर कनेक्टेड है? 0 और y के बीच में, ये वाला 0 और y के बीच में। तो भाई ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0 और y के बीच में, ओके? 0 एंड y, यस सर। ये भी हो गया।
ये किसके बीच में कनेक्टेड है? 0 और x के बीच में। सो ये हो गया 0 और x। और भाई x और y के बीच में तो कुछ है ही नहीं, सही है। अब इस फिगर में से क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी पता नहीं चलेगा। बच्चा लोग एक गलती आप लोगों ने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। आप लोगों ने यहाँ पे एक गलती कर दी कि भाई ये वाला देखो प्लेन है, ये वाला भाई यहाँ पे तो कोई रेजिस्टर है ही नहीं। सो जो पोटेंशियल इधर होगा वही पोटेंशियल इधर भी तो होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, तो जो पोटेंशियल इधर होगा वही पोटेंशियल इधर होगा। तो भाई ये गलती हम लोग कर बैठते हैं कि नोड जहां दो देखे वहां दो अलग अलग पोटेंशियल ले। नहीं, पहले आप ये चेक करो कि क्या वहां पे कोई रेजिस्टर या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। अगर है तो अलग अलग लो, अदरवाइज सेम पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब इसके हिसाब से हम फिर से ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास 3 ही पोटेंशियल है, 4 नहीं है। सो 0 x एंड v। ओके, फिर से सब करते हैं। ये वाला ये टिक मार्क हटा देवे भाई ताकि कंफ्यूजन ना होवे। ओके, ये वाला किसके बीच में कनेक्टेड है? x और v के बीच में। ये वाला किसके बीच में कनेक्टेड है? फिर से x और v के बीच में। देखो x एंड v, तो ये हो गया, ये हो गया। ओके, ये वाला कहां कनेक्टेड है? v और 0 के बीच में। ये किधर है? v और 0 के बीच में। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया v और 0 में, ये भी हो गया। ये कहां कनेक्टेड है? 0 और x के बीच में। देखो 0 और x के बीच में कनेक्टेड है। सो ये हमने ले लिया 0 और x। अब ये वाला कहां कनेक्टेड है? x और 0 के बीच में। देखो ये वाला फिर से 0 और x के बीच में है, तो 0 और x के बीच में आ जाएगा एक और। लो भाई, पिक्चर ओवर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पिक्चर ओवर। अब तो साफ साफ पता चल रहा है, ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, फिर ये जो आंसर आएगा वो सीरीज, और सीरीज का जो आंसर आएगा वो पैरेलल। देखो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई ये दो पैरेलल है। देखो फिर से मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूं। 0 x v, ये दोनों पैरेलल। पैरेलल में क्या बताया था? r/n। तो ये r/2 हो जाएगा, दो रेजिस्टर है तो ये भी कितना हो जाएगा? r/2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल है और सेम है तो r/n। 2 है तो डिवाइड बाय 2, और ये वाला तो एज इट इज, ऊपर वाला तो एज इट इज। अब ये तो सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में। सीरीज में क्या होता है? डायरेक्टली एडिशन। तो भाई ये क्या हो जाएगा? सर वेट देखते जाओ भाई। देखो r/2 प्लस r/2, सीरीज में क्या होगा? एडिशन। r/2 प्लस r/2, 2r/2, 2 कट, कितना आ गया? r। और ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला तो ऑलरेडी r में ही है। अब ये दोनों पैरेलल और वैल्यू दोनों की सेम, ऊपर वाला भी r, नीचे वाला भी r। तो भाई अब r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? r/2। सो a और b के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है r/2। भाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमने चुटकियों में सॉल्व कर दी, उसका रीजन है पोटेंशियल। अच्छा, अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर अगर यहाँ पे भी रेजिस्टर होता तो। अब चलो आगे जाके हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, KVL एंड KCL। IPL के चचेरे भाई नहीं भाई, किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ करंट लो। भाई ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स होती है ना भाई, अगर यहाँ पे भी होता भाई पोटेंशियल मेथड से हो भी जाएगा, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहेगा, इतना इजीली नहीं चलेगा।
तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, ये दो लॉ है जिसमें अच्छे सर्किट भी, अच्छे से अच्छे मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट भी चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वो जब आएगा तब हम देखेंगे। हमने पैरेलल मेथड देखी, सीरीज मेथड देखी, फिर अगड़म बगड़म हो तो पोटेंशियल मेथड देखी। ओके, अभी इसके बाद हम इनफाइनाइट देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे, तब जाके फिर हम कहीं देखेंगे हमारा केवीएल कैसे है। ओके बच्चा लोग, ठीक है। आज हम बात करेंगे इनफाइनाइट सर्किट ऑफ रेजिस्टर की। भाई जैसे हमने इनफाइनाइट सर्किट ऑफ कैपेसिटर देखा था, सेम टू सेम तरीका है इनफाइनाइट सर्किट ऑफ रेजिस्टर को सॉल्व करने का। देखिए, इनफाइनाइट सर्किट ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, आपको ये सर्किट दी हुई है और बोला जा रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टर बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे जितने भी रेजिस्टर हैं वो सारे कैसे हैं, आर आर आर। अब देखो बच्चा, अगर आपको एग्जाम में ऐसी सर्किट आएगी भी ना तो वो रेजिस्टेंस सेम ही होगा। ठीक है, देखो ऊपर वाले सभी सेम होंगे, नीचे वाले सभी सेम होंगे। ये भी उससे R1 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 हो जाएगी, ये R2 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 ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सब अलग हो ऐसा नहीं होगा। ओके, बिकॉज अभी आपके सिलेबस में इस टाइप की सर्किट है और जनरली जहाँ पे इनफाइनाइट सर्किट लगानी पड़ती है ना वहाँ पे रेजिस्टेंस सेम ही लिए जाते हैं प्रैक्टिकली भी। ठीक है, तो भाई अगर आपको याद हो तो कैपेसिटर में हमने क्या किया था कि एक यूनिट, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिपीटिंग यूनिट को पहचानना है कि कौन सा यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो आर 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 आर, ये एक यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक यूनिट छोड़ के बाकी सभी यूनिट को आप पकड़ लो। ठीक है, अब उससे पहले भी हम क्या करते थे कि भाई हम इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे। लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बी एक्स। पता है उसमें हमने कैपेसिटेंस को भी पहले एक्स एज्यूम किया था, इसमें रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस को एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक यूनिट को छोड़ देते हैं, हम बाकी सब यूनिट की बात करेंगे, एक यूनिट को छोड़ देंगे, सिर्फ इसको छोड़ देंगे। अब बच्चा लोग, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो और उस 1 लाख रुपए में से मैं 10 रुपए निकाल दूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे अरे सर जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, पहले मुझे 99,990 रुपीज़ दे दो। मतलब अगर इतना भंडार है तो उसमें से चीटी बराबर अगर कुछ निकल जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली हमारे पास इनफाइनाइट सर्किट थी जिसमें से अगर एक यूनिट निकल जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई अब हमारी सर्किट कैसी बन जाएगी, लेट टेक द होल सर्किट लिविंग 1 यूनिट। तो भाई उस समय क्या हो जाएगा, हमारी सर्किट कैसी बन जाएगी, देखिए ये इतना हो गया। अब इसके बदले क्या होगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि x हमने एज्यूम किया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, इधर एक और रेजिस्टेंस x आ जाएगा। ये R और इस पूरे को x बोल देंगे, है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर? अब तो कितना आसान हो गया। देखो भाई ये पैरेलल, फिर जो भी आंसर आएगा वो सीरीज में, ये A ये B और यहाँ पैरेलल में है, तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा,
1 बाय आर डैश बोल दो, इन दोनों का जो भी एक्सीलेंट है उसको आर डैश बोल देते हैं, इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय एक्स। 1 बाय आर डैश इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई आर प्लस एक्स अपॉन आर एक्स। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आर डैश इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। इन दोनों को मिला के ये रेजिस्टेंस आ गया। अब हमारी सर्किट कैसे बनेगी, देखिए ये वाला तो ऐसे नहीं, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ये R, इन दोनों को मिला के हमने एक कर दिया, जिसका आंसर क्या आ गया अब Rx अपॉन R प्लस x। अब आपको एग्जाम में वैल्यू दी जाएगी 2, 3, 4, 1 कुछ भी वैल्यू दी जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली वैल्यू पुट अप कर देनी है, ठीक है। अच्छा अब आगे ये A ये B। अब चलो ये सीरीज में हो गया, ये पूरा कैसा हो गया सीरीज में। क्या मैं इसको सीरीज के तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल। ये फिगर मिटा देता हूँ, जिसको भी बेटा स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं ये ऊपर वाली फिगर हटा रहा हूँ। ओके हाँ भाई, अब सीरीज के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस RX अपॉन R प्लस X। अब बच्चा इक्विवेलेंट को तो हमने X एज्यूम किया था, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट को क्या एज्यूम किया था X, इसका मतलब इसकी वैल्यू X हो जाएगी। सो X इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, R प्लस X प्लस RX अपॉन R प्लस X। इसको यहां ले जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये यहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, Rx प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस RX प्लस RX। तो एक एक RX में पड़ गया। अब ये क्या बचा भाई, देखो R स्क्वायर प्लस RX, इसको वहां ले जाएंगे तो माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चा लोग ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ये थोड़ा स्टेप से नहीं आएगा भाई, x के टर्म्स में हमको बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x के टर्म्स में। तो ये x स्क्वायर है ना, मैं इसको और इसको इधर लेके आता हूँ, x स्क्वायर माइनस RX माइनस R स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर के टर्म्स में करनी, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब बच्चा ये तो मैथ्स है, फिजिक्स ओवर, यहाँ तक फिजिक्स था, उसके बाद फिजिक्स ओवर, यहाँ से पूरा मैथ्स चालू। अब आपके क्वेश्चन में आपको r की वैल्यू दी होगी 1 2 3 4 जो भी दी हो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा हमारे पास अगर आपको याद होगा तो भाई आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, कुछ ऐसी मेथड यूज करते थे, स्प्लिट मिडल टर्म, वो ना मानो तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2, है ना भाई, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। चलो इसके थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। सो भाई ये b तो ऑलरेडी माइनस में है, तो ये r प्लस माइनस, देखो ये हमारा b है, माइनस r जो है वो हमारा b है, तो माइनस था तो माइनस माइनस प्लस r प्लस माइनस r स्क्वायर माइनस 4a, a मतलब 1 और c मतलब r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया माइनस r स्क्वायर अपॉन 2a। सर रूट में माइनस r स्क्वायर आएगा, इधर बोल रहे हो? अच्छा हाँ तो बेटा माइनस का तो स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसलिए माइनस नहीं रखा है। माइनस r है लेकिन अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू r
प्लस माइनस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 x इज इक्वल टू r प्लस माइनस आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर 5r स्क्वायर r स्क्वायर जो है वो रूट के बाहर, अंदर क्या बचा 5 अपॉन 2, खत्म। वैल्यू मिल गई। कौन सी वैल्यू मिली? r प्लस r रूट 5 बाय 2 और दूसरी x इज इक्वल टू r माइनस r रूट 5 बाय 2। अब बच्चा लोग रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब इसको देखो, ये r रूट 5 जो है वो r से बड़ा होगा। भाई रूट 5 की वैल्यू होती है 2.4 समथिंग, तो आप r से 2.4 मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस बात है कि बच्चा ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं। तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन यानी कि ऑफ दिस इनफाइनाइट सर्किट। ठीक है, मेन था बच्चा यहां तक पहुंचना, सबसे मेन था यहां तक पहुंचना। एक बार आप यहां तक पहुंच गए फिर तो आप उसको जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके।